खुश है जी। करें स्टार्ट वापस। दिख रहा है बरकत अली? तो हमने बोल दिया सबसे पहले हमने देखा था पहले प्रॉब्लम्स के बारे में, रेस्पिरेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम को ठीक किया, या फिर हमने जो ईटिंग से रिलेटेड या जो निगलने से रिलेटेड था, ड्रिंकिंग से रिलेटेड जो प्रॉब्लम था उसको हमने ठीक किया। अब हमने बोल दिया कि प्रॉब्लम्स जो है यस जिज्ञासा पूछना है कुछ बोलो। सर वॉइस नहीं आ रही आपकी। वॉइस नहीं आ रहा है? सर वॉइस नहीं आ रही आपकी। अब भी नहीं आ रही? हेलो, अब आ रही है सर। आ रही है ना? हाँ ठीक। तो हमने बात किया प्रॉब्लम की, उसकी पेशेंट की प्रॉब्लम कौन सी, मोबिलिटी से रिलेटेड। तो मोबिलिटी का मतलब होता है चलने फिरने से रिलेटेड, ठीक है ना। उसका जैसे मूवमेंट से रिलेटेड जो हम लोग बोलते हैं उसको बोलते हैं मोबिलिटी। क्या बोलते हैं? मोबिलिटी। तो क्लाइंट, सबसे पहले हमने देखा यहाँ पे क्लाइंट शुड बी कंफर्टेबली प्लेस्ड एंड देयर पोजीशंस फ्रीक्वेंटली चेंज्ड इन द बेड। हमें क्या करना पड़ेगा, उस क्लाइंट को मूव करते रहना पड़ेगा। मूव का मतलब होता है उसका मूवमेंट्स होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर उस पेशेंट का मूवमेंट्स नहीं हुआ और एक ही जगह पे वो लेटा हुआ रहा, उसकी वजह से क्या हो सकता है, उस बॉडी पार्ट पे प्रेशर क्रिएट हो सकता है, और प्रेशर क्रिएट होने की वजह से वहां पे क्या हो सकता है, अल्सर बन सकता है, घाव बन सकता है, छाले पड़ सकते हैं, टाकियां पड़ सकती है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके छाले ना पड़े, घाव ना पड़े, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बार बार उसकी पोजीशन को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हमने बोल दिया पहली बात तो ये कि उसको कंफर्टेबल पोजीशन के अंदर सबसे पहले सुलाएंगे, फिर कोशिश करेंगे कि उसका थोड़े थोड़े टाइम के बाद उसका क्या करेंगे, बेड की जो जिस बेड के पे जिस पोजीशन पे लेटा हुआ है उसकी पोजीशंस को बार बार चेंज करेंगे, ठीक है ना। तो फ्रिक्वेंटली हमने ये लिखा, फ्रिक्वेंटली चेंज इन द बेड। बेड के ऊपर क्या कर सकते हैं हम लोग, फ्रिक्वेंटली चेंज कर सकते हैं उसकी पोजीशंस को। जैसे अभी पहले अगर वो सुपाइन पोजीशन में लेटा हुआ था, सीधी पोजीशन में लेटा हुआ था, तो अब उसको थोड़े टाइम के लिए क्या कर दिया, लेटरल पोजीशन में सुला दिया, साइड वाली पोजीशन में सुला दिया, फिर क्या कर दिया, दूसरी साइड वाली पोजीशन में सुला दिया, फिर क्या कर दिया, उसको उल्टा लेटा दिया थोड़ी देर के लिए, या फिर क्या कर दिया, दोबारा से सुपाइन पोजीशन में लेटा दिया। उससे क्या होगा, बार बार अगर हम लोग एक एक घंटे बाद, डेढ़ डेढ़ घंटे, 2 घंटे के बाद अगर हम लोग पोजीशन चेंज कर रहे हैं, मोस्टली 2 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद हम लोग पोजीशन को चेंज करते हैं। तो अगर हम लोग 2 घंटे के बाद पोजीशन को चेंज कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, एक ही जगह पे बार बार प्रेशर नहीं पड़ेगा। और अगर बार बार एक ही जगह पे प्रेशर नहीं पड़ेगा तो उस जगह पे क्या नहीं होगा, कोई भी तरह का अल्सर डेवलप नहीं होगा, वुंड डेवलप नहीं होगा, कोई भी तरह का घाव डेवलप नहीं होगा, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, उसकी पोजीशंस को बार बार चेंज करने की कोशिश करना है। आगे हमने लिखा फ्रीक्वेंट स्किन केयर शुड बी गिवन विद पर्टिकुलर अटेंशन टू द प्रेशर पॉइंट। प्रेशर पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि जहां पे पेशेंट सोने के बाद जहां पे प्रेशर पड़ता है, जैसे अगर हम लोग सीधा सुपाइन पोजीशन में लेटते हैं तो जो हमारा जो हेड पार्ट है, इस हेड पार्ट पे प्रेशर पड़ेगा, शोल्डर का जो स्केपुला पार्ट है उस पार्ट पे प्रेशर पड़ेगा, इसके अलावा बटक्स का जो रीजन है वहां पे हम लोगों को क्या रहेगा, प्रेशर पड़ेगा। उसके अलावा जो पैरों की जो एडी है उस एडी पे क्या रहेगा, प्रेशर पड़ेगा। तो हमें इस प्रेशर वाले पॉइंट पे क्या करना पड़ेगा, बार बार स्किन केयर करना पड़ेगा ताकि उस जगह का क्या नहीं हो, कोई भी तरह का अल्सर डेवलप नहीं हो, और उस प्रेशर की वजह से वहां पे कोई स्किन का ब्रेकडाउन ना हो, ठीक है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस स्किन की बार बार केयर करते रहना पड़ेगा। तो हमें ये कोशिश करना है कि उसकी पोजीशन को चेंज करें, उसके अलावा जो भी प्रेशर पॉइंट है उन प्रेशर पॉइंट पे बार बार स्किन का केयर करें, ठीक है ना। तो ये हो गया मोबिलिटी से रिलेटेड हम लोगों ने केयर कर दिया। फिर हम लोग बात करते हैं प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द सेंस ऑर्गन्स। तो कुछ सेंस ऑर्गन्स होते हैं अपनी बॉडी के अंदर, आप लोगों को पता होगा कौन कौन से वो सेंस ऑर्गन्स होते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें देखने से रिलेटेड, आंख हो गई एक तरह का सेंस ऑर्गन है, ठीक है। सुनने से रिलेटेड कान हो गए, वो अपने क्या है, सेंस ऑर्गन है। या फिर अगर हम लोग बात करें बोलने के लिए जीभ है, या टेस्ट के लिए जो है जीभ है, वो भी क्या है, एक तरह का सेंस ऑर्गन है। जीभ टेस्ट का काम करती है ना, क्या मतलब खट्टा है, मीठा है, खारा है, फीका है, तो वो सब टेस्ट लेने का जो काम कर रही है वो कौन कर रही है, जीभ कर रही है। तो ये भी क्या है, जो है क्या बोलते हैं अपन, एक तरह का सेंस ऑर्गन है। इसके अलावा
जो नोज है, जो स्मेल का सेंस कौन लेती है, नोज लेती है, तो ये नाक भी जो है एक तरह का सेंस ऑर्गन है। इसके अलावा जो स्किन है ये भी टच का सेंस लेती है, किसका लेती है, टच का जो सेंस लेती है, तो ये भी एक तरह का सेंस ऑर्गन है, ठीक है ना। तो ये सारे सेंस ऑर्गन है जो सेंस करवाते हैं अपने को, ठीक है। सूंघने से रिलेटेड जो है, टेस्ट से रिलेटेड है, या देखने से रिलेटेड है, सुनने से रिलेटेड है, पेन से रिलेटेड है, ये सारे जो है सेंसेशंस है, या फिर इनका सेंस लेने का काम कौन से ऑर्गन्स कर रहे हैं, उन ऑर्गन्स का हमें क्या करना पड़ेगा, उनकी प्रॉब्लम को ठीक करना पड़ेगा। तो जैसे सबसे पहले हमने देखा क्लाइंट जो है वो लॉस कर रहा है साइट को, साइट का मतलब होता है देखने से रिलेटेड उसको प्रॉब्लम हो रही है, देखने से रिलेटेड अगर उसको प्रॉब्लम हो रही है तो हमें क्या करना पड़ेगा उस क्लाइंट से, बिफोर गिविंग एनी केयर ऑफ द क्लाइंट। अब हम लोगों को ये पता है कि इस पेशेंट की क्या है, साइट से रिलेटेड ऑलरेडी प्रॉब्लम है, ये देखने में थोड़ा वीक हो गया है, देखने से रिलेटेड इसको प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुका है। तो हम अगर उसको कुछ भी केयर दे रहे हैं, बिफोर गिविंग एनी केयर, अगर हम लोग उसको कुछ भी केयर दे रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको पहले टच करके पूछना पड़ेगा और उसको बोलना पड़ेगा कि हम लोग आपके साथ ये केयर देना चाहते हैं, आपको ये केयर देना चाहते हैं। इससे क्या होगा, वो पेशेंट आपके साथ कोऑपरेट हो पाएगा, ठीक है। तो हमें पता है कि उस पेशेंट का साइट जो है वो थोड़ा थोड़ा लॉस हो गया है, उस वाली कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, हमने यही लाइन लिखा है यहाँ पे कि द नर्स शुड टच द क्लाइंट। अब हमें क्या करना है, क्लाइंट को टच करना है एंड से व्हाट शी इज डूइंग टू डू, और उसको ये बोलना है, टच करके ये बोलना है कि हम आपके साथ क्या करने वाला है या आपको क्या केयर देने वाला है, ठीक है ना। तो अगर किसी भी पर्सन का साइट अगर लॉस हो गया है तो उस पर्सन को पहले टच करके उसको ये बोलना है कि हम आपको क्या केयर देना चाहते हैं, क्या आपके साथ कौन सा प्रोसीजर हम लोग करना चाहते हैं। आगे हमने लिखा सिंस द हियरिंग इज रिटर्न लॉन्गर स्पीक ओनली व्हाट इज अप्रोप्रिएट। मतलब क्या हुआ कि अगर पेशेंट को हियरिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ठीक है, सुनने से रिलेटेड उसको अगर प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो चुका है, तो अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हमें ओनली वही वर्ड्स बोलने हैं या इतना ही बोलना है जितना उस पेशेंट के लिए अप्रोप्रिएट है। हमें फालतू की रामायण नहीं बोलना है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि वो पेशेंट उस पूरी रामायण के अंदर जो चीज इंपॉर्टेंट थी या जो उसके लिए काम की थी, वो काम की चीज को सुन नहीं पाया, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस पेशेंट के लिए जिनको सुनने में प्रॉब्लम हो गई है उनको सिर्फ उतना ही बोलना है जितना उसके लिए जरूरी है, ठीक है। और हमें ये भी लिखा आगे हम लोगों ने कि अवॉइड विस्परिंग एनीथिंग इन द क्लाइंट्स रूम। विस्परिंग का मतलब हुआ किसी तरह की फालतू की आवाज नहीं होने देना है। फालतू की आवाज का मतलब क्या हुआ, जैसे अगर जिस रूम के अंदर क्लाइंट लेटा हुआ है उस रूम के अंदर किसी टेबल को बार बार घसीटना नहीं है, या बार बार किसी और तरह का फर्नीचर्स को इधर उधर नहीं करना। उससे क्या होगा, जो विस्परिंग साउंड का मतलब जो डिस्ट्रक्ट करने वाले साउंड है, डिस्टर्ब करने वाले साउंड है, उनको हमें अवॉइड करना है। उससे क्या होगा कि वो क्लाइंट जो है इजीली अपनी बात को समझ पाएगा, है ना। उस फालतू की अट्रैक्शंस जो डिस्टर्बेंस वाली अट्रैक्शंस थी उनसे अट्रैक्ट नहीं होगा, और हमें हमारी बात को वो इजीली समझ पाएगा। इसके लिए हमें क्या करना है, उस रूम के अंदर कोई भी तरह का ऐसा कोई साउंड अगर क्रिएट होता है, उस साउंड को क्या करना है, अपने को दूर करने की कोशिश करना है, मिनिमाइज करने की कोशिश करना है। आगे हमने लिखा स्पीक डिस्ट्रिक्टली सो दैट द क्लाइंट में अंडरस्टैंड व्हाट इज डन फॉर हिम। डिस्ट्रिक्टली का मतलब होता है बिल्कुल क्लियर बात के अंदर, है ना। डिस्ट्रिक्टली का मतलब होता है बिल्कुल साफ सुथरा, बिल्कुल क्लियर। जो हम लोग बोलना चाहते हैं वो बिल्कुल क्लियर बोलना है, बिल्कुल एकदम ऐसे नीट एंड क्लीन बोलना है। उससे क्या होगा कि वो पेशेंट अंडरस्टैंड हो पाएगा, इजिली अंडरस्टैंड हो पाएगा कि हम लोग क्या उसके साथ करने वाले हैं, कि व्हाट इज डन फॉर हिम, हम लोग उसके साथ क्या केयर करने वाले हैं या क्या प्रोसीजर हम लोग करने वाले हैं, उसके बारे में अगर उसको अंडरस्टैंड होना है, समझना है इजीली, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी हम लोग बोल रहे हैं वो बिल्कुल क्लियर बोलना पड़ेगा, साफ सुथरा बोलना पड़ेगा। आगे हमने लिखा सिंस द आईज आर ओपन प्रोटेक्ट द आईज फ्रॉम कॉर्नियल अल्सर। कॉर्नियल का मतलब होता है कॉर्निया, ये कॉर्नियल वर्ड आया कॉर्निया के लिए, जो आंख के अंदर कॉर्निया होता है ना उसके लिए आया। और अल्सरेशन का मतलब होता है घाव, उसी तरह का वुंड जैसे हम लोगों ने बोला वैसा का वैसा अल्सर, अल्सर बनना उसको बोला अल्सरेशन। और हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी आईज जो है, पेशेंट की आईज हमने पहले भी पढ़ा था कि आईज जो पेशेंट की है वो या तो प्रॉपर क्लोज नहीं हो पा रही है, आधी खुली रह रही है, आधी ओपन रह रही है। अगर आधी खुली है या आधी मतलब अगर खुली रहेगी तो उस वाली कंडीशन में क्या हो सकता है, वो ड्राई हो सकती है। ड्राई मतलब सूख सकती है, हवा की वजह से सूखी हुई रह सकती है। उसकी वजह से जो कॉर्निया है उस पर अल्सर बन सकते हैं, ठीक है ना। तो कॉर्नियल अल्सर से हमें बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको ऑइंटमेंट्स यूज करने पड़ेंगे, पेशेंट को आई ड्रॉप्स देने पड़ेंगे। उससे क्या होगा, वो पेशेंट बार बार आई ड्रॉप्स लेगा, वो आई जो है वो मॉइस्ट रहेगी, सूखेगी नहीं, और सूखेगी नहीं तो उसको जो कॉर्नियल अल्सर होने के चांसेस भी है थोड़े कम हो जाएंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, उसकी आईज को प्रोटेक्ट करके रखना है। और उसको जो, क्योंकि वो बार बार ओपन रह रही है, अगर खुली हुई रहेगी बार बार तो हवा की वजह से सूखेगी, और सूखने की वजह से वहां पे कॉर्नियल अल्सर डेवलप हो सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऑइंटमेंट्स का यूज करके उसकी आईज को भी क्लीन करना है बार बार, और उसको बचाना है किसी भी तरह के अल्सर से, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रेस्ट और स्लीप से रिलेटेड, कि अगर पेशेंट को अगर हम लोगों ने प्रॉपर रेस्ट दिया और प्रॉपर स्लीप दिया तो पेशेंट क्या हो सकता है, इजीली अपने पेन को मिनिमाइज कर सकता है। क्या कर सकता है, पेन को मिनिमाइज कर सकता है। तो हमने यहाँ पे यही लाइन लिखा है कि पेन में बी डिस्ट्रेसिंग सिम्टम्स इन द दिस क्लाइंट। मतलब क्या हुआ कि जो पेन है वो बहुत ही खतरनाक सिम्टम्स होता है इस पेशेंट के अंदर,
क्योंकि उसको पेन तो इजीली कभी भी हो सकता है ना, कोई भी उसके साथ प्रॉब्लम हुई, अगर उसको थोड़ा पोजीशन भी चेंज करना है तो भी उसके अंदर पेन वाली कंडीशन डेवलप हो सकती है। तो हमें क्या करना है, पॉसिबल्स जो भी केयर हम लोग दे सकते हैं पेन को रिलीव करने के रिलेटेड, वो हम लोगों को देना है। और सबसे अगर बड़ा हम लोग बात करें कि क्या केयर दे सकते हैं, तो हम लोग दे सकते हैं उसको रेस्ट देने का और उसको स्लीप देने का। अगर वो प्रॉपर रेस्ट लेगा या प्रॉपर स्लीपिंग पैटर्न के अंदर रहेगा तो उसका जो पेन है वो मिनिमाइज हो जाएगा, पेन इतना नहीं होगा उसको। तो हम लोग प्रॉपर रेस्ट और स्लीप पैटर्न को कैसे मेंटेन करके रख सकते हैं, तो इसमें हमने ये लिखा है कि अगर वो पेशेंट सो जाए एक बार, अगर उसको नींद आ जाए तो हमें उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। क्या नहीं करना है, डिस्टर्ब नहीं करना है। तो हमने यही लाइन लिखा है कि क्लाइंट शुड नॉट बी डिस्टर्ब, क्लाइंट को डिस्टर्ब नहीं करना है व्हेन ही इज स्लीपिंग, जब वो सो रहा है उस टाइम हमें क्लाइंट को डिस्टर्ब नहीं करना है। उससे क्या होगा कि वो लंबे टाइम तक सोता रहेगा, और अगर लंबे टाइम तक सोता रहा तो उसको उस टाइम तक के दौरान में तो पेन नहीं होगा कम से कम, तो वो पेन को फील नहीं करेगा। आगे हमने लिखा द विजिटर्स शुड बी इंस्ट्रक्टेड नॉट टू डिस्टर्ब द क्लाइंट ड्यूरिंग हिज रेस्ट आवर्स। मतलब क्या हुआ कि जब पेशेंट का रेस्ट आवर्स है, आराम करने का टाइम है, उस टाइम पे हमें कोशिश करना है कि उसके पास में विजिटर्स ज्यादा नहीं जाए। विजिटर का मतलब हुआ उससे मिलने वाले लोग हैं जो ज्यादा वहां पे नहीं जाए। क्यों, क्योंकि अगर पेशेंट का रेस्ट करने का टाइम है, उस टाइम पे अगर विजिटर्स ज्यादा जाएंगे तो क्या होगा, वो बार बार उस पेशेंट को डिस्टर्ब करेंगे, और अगर पेशेंट को बार बार डिस्टर्ब करेंगे तो पेशेंट को क्या हो जाएगा, थोड़ी थोड़ी देर में पेन स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर पेन को मिनिमाइज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो उसका रेस्ट जो टाइम है उस टाइम पे विजिटर्स को क्या करना पड़ेगा, इंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा कि आप इसमें डिस्टर्ब ना करो पेशेंट को। और दूसरी चीज, जब पेशेंट सो रहा है उस सोते हुए टाइम पे अपने को डिस्टर्ब नहीं करना है, ना तो अपन डिस्टर्ब करेंगे ना हम उसके रिलेटिव्स को बोलना है कि आप लोग इसको डिस्टर्ब करो। ठीक है ना, तो मतलब क्लाइंट को सोते टाइम भी या उसके रेस्ट आवर्स के अंदर किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं करना है, उससे क्या हो जाएगा, पेन उसका मिनिमाइज हो जाएगा। ठीक है, फिर लास्ट में हम लोग बात करते हैं प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द क्लीननेस एंड ग्रूमिंग। तो क्लीननेस का मतलब हुआ उसकी साफ सफाई से रिलेटेड, ग्रूमिंग का मतलब उसका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा दिखता है उससे रिलेटेड हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको कैसे सजा के रख सकते हैं। सजा के मतलब उसको केयर कैसे कर सकते हैं, स्किन का हो गया या हेयर का हो गया या माउथ का हो गया या क्लॉथिंग का हो गया, हम लोग कैसे केयर कर सकते हैं। ठीक है ना, तो हमने क्लीननेस से रिलेटेड लिखा। अगर साफ सफाई से रिलेटेड अगर हम लोग बात करेंगे तो दिखने में अगर साफ सफाई वाली पेशेंट दिखता है तो उसको थोड़ा थोड़ा क्या मिलता है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिलता है कि मैं इजीली ठीक हो पाऊंगा। ठीक है, उसके अलावा अगर एक ही बेड पे लेटा हुआ है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी स्किन को भी केयर करना पड़ेगा, कि हो सकता है कि पेशेंट की स्किन से रिलेटेड कोई डिजीज कंडीशन डेवलप हो जाए, है ना, क्योंकि पेशेंट ऑलरेडी वो डाइंग पेशेंट है, उसके अंदर ऑलरेडी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स था, और अगर प्रॉब्लम वाली कंडीशन में है और अगर स्किन से रिलेटेड और प्रॉब्लम होगी तो उसकी केयर करना और अपने लिए भारी पड़ जाएगा। इसके अलावा हेयर की भी केयर करना पड़ेगा, है ना, बालों की केयर नहीं करेंगे तो हो सकता है कि बालों के अंदर कोई जुए पड़ जाए, ऐसा कोई कंडीशन डेवलप हो जाए, है ना, तो उस कंडीशन के अंदर हमें और उसका ट्रीटमेंट करना पड़ जाएगा फालतू के अंदर, तो वो वाली कंडीशन भी हो सकती है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी जो हेयर की केयर है वो भी कंटिन्यू करती रहना पड़ेगा। उसके अलावा माउथ की केयर भी कंटिन्यू करना है। क्यों, क्योंकि हो सकता है कि पेशेंट जो है वो माउथ से कुछ नहीं ले रहा है, हो सकता है कि हम लोगों ने उसको क्या कर दिया, आईवी थेरेपी पे कर दिया है, तो माउथ से अगर कुछ नहीं ले रहा है तो वो माउथ उसके जो है ड्राई रह सकता है, माउथ के अंदर अल्सर हो सकता है ना, जो लिप्स है वो टीयर हो सकते हैं। उस वाली कंडीशन में अपने को माउथ की भी केयर करना पड़ेगा। ठीक है, बार बार उसको मॉइस्ट करके रखना है या लिप के ऊपर जो इमोलिएंट्स लगा के रखना है ना, वो सारी कंडीशंस अपने को क्या करनी पड़ेगी, केयर के अंदर करना पड़ेगा। इसके अलावा उसकी जो क्लॉथिंग है उसको भी क्या करना पड़ेगा, बार बार हर रोज क्लीन करवाना पड़ेगा, हर रोज उसकी क्लॉथिंग को चेंज करवाना है अपने को बार बार, जैसे बेडशीट हो गया वो भी चेंज करवानी है। उसके अलावा उसके खुद के जो कपड़े हैं वो भी अपने को क्या करना है, रोज के उसको दूसरे पहनाने है और रोज का उसको क्लीन के लिए भेजना है, स्टरलाइज करवाना है या ऑटोक्लेव करवाना है। अगर ऑटोक्लेव उसके कपड़ों का तो क्या करवाएंगे हम लोग, सिंपली उसको वॉश करवाना है। ठीक है, और फिर दूसरे दिन दोबारा से उसके नए कपड़े यानी कि जो वॉश किए हुए कपड़े हैं वो पहनाने हैं और वो कपड़े वापस दोबारा वॉश के लिए भेज देना है। तो ये काम हम लोग इतना कर सकते हैं। पेशेंट की हम लोग क्लीननेस रिलेटेड हम लोग स्किन का क्लीननेस कर सकते हैं, हेयर का क्लीननेस कर सकते हैं या केयर कर सकते हैं, माउथ का केयर कर सकते हैं, क्लॉथिंग का क्लीन कर सकते हैं। ये काम हम लोग इजीली कर सकते हैं। तो ये हमें करना है, प्रॉब्लम जो भी उसके साथ ग्रूमिंग से रिलेटेड आ रही है या क्लीननेस से रिलेटेड आ रही है उसको हम लोग ठीक कर सकते हैं। तो आज हमने ये पढ़ा कि अगर हम लोगों को डाइंग पेशेंट की केयर करना है तो हम लोग कौन कौन से तरीकों से डाइंग पेशेंट की केयर कर सकते हैं। नेक्स्ट आप लोगों के लिए यहाँ पे एक लोगो लिखा हुआ है, फॉर योर सेफ्टी प्लीज वियर ए मास्क। आप लोगों को मास्क पहन के रखना है, जब भी आप घर से बाहर निकलो मास्क पहन के ही निकलना है। पहली बात तो ये, घर से बाहर निकलना ही नहीं है जब तक जरूरी ना हो तब तक, और अगर फिर भी घर से बाहर निकलने की जरूरत पड़ रही है, निकल रहे हो, तो मास्क लगा के जरूर निकलो। ये आपकी खुद की सेफ्टी के लिए है, किसी और की सेफ्टी के लिए नहीं है। ठीक है ना, और आप दूसरों की सेफ्टी भी है, अगर आप खुद बच पाओगे तो दूसरों को बचा पाओगे। तो आपको क्या करना है, मास्क पहन के घर से बाहर निकलना है, बिना मास्क के घर से बाहर नहीं निकलना है। अनम्यूट कर रहा हूँ, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो बोल सकता है। किसी को कोई डाउट?
नो सर। वेरी गुड। नो सर। खुशबू, यस बोलो खुशबू। सर वो मैं थोड़ी लेट जुड़ी थी इसलिए स्टार्टिंग से थोड़ा सा वापस बता सकते हो? आज की क्लास आप किस पढ़ी वहां से या सेकंड वाले? मैंने सोचा 9 o'clock क्लास है बट 8:30 की क्लास थी। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा बता दो। मैं वापस बता रहा हूँ, ठीक है। ऑलरेडी मैंने क्लास को थोड़ा उस हिसाब से ही किया था, वैसे भी फिर भी वापस बता देते हैं। सबसे पहले जब हम लोगों ने क्लास को स्टार्ट किया था उस टाइम मैंने पहले की जो क्लास को रिव्यू किया था पहले कि हमने कल क्या पढ़ा था। उसके बाद हमने आज यहाँ से पढ़ना स्टार्ट किया कि हम लोग डाइंग पेशेंट क्या कर रहे हैं, केयर कर रहे हैं। तो हमने कल की क्लास में ये देखा था कि किसी भी पेशेंट के अंदर अगर जो डाइंग पेशेंट है उसके अंदर सिम्टम्स कौन कौन से आएंगे, कौन कौन सी वो कंडीशंस डेवलप होगी जिस कंडीशंस की वजह से जो हमें केयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने साइट से रिलेटेड देख लिया, विजन से रिलेटेड देख लिया, या फिर उसकी हियरिंग से रिलेटेड देखा, उसके फेशियल एक्सपीरियंस से अपीयरेंस से रिलेटेड देखा, उसकी मोबिलिटी से रिलेटेड देखा। तो वो सारी पहले जो कल जो क्लास में जो पढ़ा था वो था सारे सिम्टम्स थे कि ये सिम्टम्स इस पेशेंट के अंदर आ सकते हैं। अब हमें क्या करना है, सिम्टम्स को ठीक करना है, इनकी केयर करना है पेशेंट को। तो हम लोगों को सबसे पहले देना है साइकोलॉजिकल सपोर्ट। क्या देना है? साइकोलॉजिकल सपोर्ट। अगर हम लोग साइकोलॉजिकल सपोर्ट की बात करेंगे तो उस पेशेंट के अंदर जो 5 साइकोलॉजिकल स्टेजेस आ रही है उन स्टेजेस को अपने को क्या करना है, ठीक करना है, या उन स्टेजेस के अंदर उनको थोड़ा हेल्प करना है। तो वो स्टेजेस हर एक पेशेंट के साथ आएगी। तो सबसे पहला स्टेज है डिनाइल, मतलब मना करना। जैसे अगर किसी को कैंसर वाली कंडीशन हो रही है तो वो क्या करेगा, मना करेगा कि नहीं मुझे कैंसर नहीं हो सकता। फिर अगर उसको मना करने के बाद भी जो कंडीशन डेवलप होगी वो होगा एंगर, मतलब उसको गुस्सा आएगा कि मुझे ही ऐसा क्यों हुआ, ठीक है ना, किसी और को क्यों नहीं हुआ, मुझे ऐसा क्यों हुआ, मेरे मेरे साथ ये सब क्यों होना था, ऐसा करके उसको क्या आएगा, गुस्सा आएगा खुद पे भी और उस बीमारी पे भी। फिर वो क्या करेगा, बार्गेनिंग करेगा कि चलो हो गया तो हो गया, अब क्या करो, जल्दी ठीक होने के लिए जो भी काम दाम कर सकते हैं वो करने की कोशिश करो, चलो 2-5 और ले लो। ऐसा होता है ना कि अगर लैंडिंग करवा दो सेफ मेरी, 2-5 रुपए और ले लो। वो वाली कंडीशन यहाँ पे भी आएगा कि चलो हो गया, कैंसर हो गया तो हो गया, कोई बात नहीं, पर 1 महीने के अंदर ठीक हो जाऊं मैं। फिर अगर हम लोग बात करें बार्गेनिंग के बाद जो कंडीशन डेवलप होगी वो होगा डिप्रेशन वाली कंडीशन। तो उस पेशेंट को क्या रहेगा, अब डिप्रेशन आएगा कि हाँ सच में उसके साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई और डिप्रेशन में चला जाएगा। और जब वो डिप्रेशन के अंदर गया तब वो बीमारी को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा कि हाँ ये बीमारी अब मुझे हो गई है, अब मुझे इसका ट्रीटमेंट ही लेना पड़ेगा और कोई मेरे पास ऑप्शन नहीं है। तो ये 5 कंडीशन उसके साथ साइकोलॉजिकली डेवलप हुई, डिनाइल, एंगर, बार्गेनिंग, डिप्रेशन और एक्सेप्टेंस। सबसे लास्ट में वो बीमारी को एक्सेप्ट करेगा, उसको बोला एक्सेप्टेंस, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, इन 5 जो स्टेज है उन स्टेज को ध्यान से समझना है कि हाँ ये पेशेंट के साथ कंटिन्यू चल रहा है जेन्युइनली, और अपने पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ उनको क्या करना है, केयर करने की कोशिश करना है। फिर हमने लिखा बी वार्म, सपोर्टिव एंड अंडरस्टैंडिंग। मतलब क्या हुआ, हम लोगों को एनर्जेटिक रहना है, एक्टिव रहना है और सपोर्टिव रहना है, पेशेंट के लिए सपोर्टिव रहना है और पेशेंट की बातों को समझना है, अंडरस्टैंडिंग करना है पेशेंट की बातों को और अपनी बातों को भी इजीली उनको अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश करना है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना है, आईपीआर को डेवलप करना है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को डेवलप करना है, ठीक है। फिर क्या हो सकता है कि उस पेशेंट के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस चल सकते हैं। क्या चल सकते हैं क्वेश्चंस, तो क्लाइंट में आस्क मैनी क्वेश्चंस एंड मे वांट टू क्लेरिफाई मैनी ऑफ हिज डाउट्स। मतलब क्या होगा कि वो क्लाइंट के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस चल सकते हैं और वो बहुत सारे क्वेश्चंस का डाउट अपने से पूछ सकता है। तो अपने को क्या करना है, उनके क्वेश्चंस का आंसर भी देना है, उनके डाउट को क्लियर भी करना है। इसके बाद हमने लिखा अगर हम लोग उनकी बातों को समझा रहे हैं उस पेशेंट को तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसी की कंडीशन के अंदर जो उसी के वर्ड्स है उन्हीं के वर्ड्स के अंदर उनको समझाने की कोशिश करना, ताकि क्या होगा, जैसे अगर उसी की भाषा में अगर हम लोग समझाएंगे तो क्या होगा, उसको इजीली समझ में आएगा कि हाँ सच में ये प्रॉब्लम को मैं इजीली ठीक कर पाऊंगा या इस प्रॉब्लम के अंदर मैं अपने आप को मेंटेन कर पाऊंगा। आगे हमने लिखा नो वन रियली नोज व्हाट द फ्यूचर होल्ड्स। मतलब क्या हुआ कि आगे क्या होने वाला है फ्यूचर के अंदर ये किसी को भी नहीं पता है, ठीक है। लेकिन क्या हो सकता है, कभी कभार चमत्कार हो सकते हैं, ये हमें पता है। फ्यूचर के अंदर क्या होगा ये किसी को नहीं पता, बट कुछ चमत्कार ऐसे हो सकते हैं, उन चमत्कार की वजह से क्या होता है, कभी कभार लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाती है। वो कंडीशंस हम लोगों को पता है कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। आगे हमने लिखा कि वो साइकोलॉजिकली कौन कौन सी पेशेंट की नीड हो सकती है। तो सबसे पहला लॉनलीनेस से उसको रिलीफ दिलाना है, मतलब अकेलेपन से उसको दूर करना है, उसको डर से मुक्त करना है ना। उसको डर नहीं लगना चाहिए किसी भी प्रॉब्लम से, या उसकी प्रॉब्लम उसकी खुद की जो इस कंडीशन है उस कंडीशन से उसको डर नहीं लगना चाहिए, या ट्रीटमेंट से उसको डर नहीं लगना चाहिए। उसके अलावा उसको डिप्रेशन में जाने से बचाना है। क्या करना है, डिप्रेशन में जाने से बचाना है। फिर अपने को मेंटेन करना है उसकी सिक्योरिटी को, उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस को और उसकी डिग्निटी को। इन तीनों चीजों को अपने को मेंटेन करने की कोशिश करना है। उसकी सुरक्षा का ध्यान रखना है, उसके कॉन्फिडेंस को कम नहीं होने देना है और उसकी डिग्निटी को बना के रखना है। इसके अलावा हम लोगों को उसकी होप जो है, आशा जो है कि ठीक होने की जो उम्मीद है या कंटिन्यू जिंदा रहने की जो उम्मीद है उसको बना के रखना है।
ठीक है ना, उसकी होप को कम नहीं होने देना है। इसके अलावा हम लोगों को क्या करना है, उसकी स्पिरिचुअल नीड्स को है उसको बना के रखना है, स्पिरिचुअल नीड्स को, आध्यात्मिकता को बना के रखना है। जैसा उसका रिलीजन है, जैसा उसका कस्टम है, उसके कस्टम के अकॉर्डिंग, उसके रिलीजन के अकॉर्डिंग जो उसका भगवान से रिलेटेड हो गया या कोई भी अपने स्पिरिचुअल से रिलेटेड, आध्यात्मिकता से रिलेटेड जो भी उसका थिंकिंग है, उस थिंकिंग को क्या करना है, अपने को फुलफिल करने की कोशिश करना है, उसको इस चीज से मना नहीं करना है। ठीक है ना, तो ये होगी इसकी साइकोलॉजिकल नीड्स। इन नीड्स को अपने को क्या करना है, फुलफिल करने की पूरी कोशिश करना है। फिर हम लोगों ने बात किया कि अगर हम लोग अगर उस पेशेंट को अगर साइकोलॉजिकली सपोर्ट देने की कोशिश करें तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उसके नियर और डियर को पहचानना है। नियर और डियर का मतलब हुआ सबसे नजदीकी कौन है उसका, या सबसे ज्यादा क्लोज के अंदर कौन था, उस पेशेंट का मन सबसे ऊपर किस पे लगता था, उस पर्सन को क्या करना है, उसके सामने लाके खड़ा कर देना। उससे क्या होगा, उस पर्सन को पीसफुल डेथ इजीली मिल पाएगा। जिससे होता है ना कि सेटिस्फेक्शन मिलना बहुत मुश्किल होता है, और सेटिस्फेक्शन के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसकी जो नीड है उस नीड को पूरा करना होता है। जैसे होता है अगर किसी पेशेंट ने बोल दिया कि मुझे मेरी पोती से मिलना है, बार बार अगर कोई ये बोलता है, या फिर मेरे पोते से मिलना है या मेरे बेटे से मिलना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके बेटे को, पोती को, जो भी वो जिससे भी वो मिलना चाहता है बार बार, उसको उसके सामने लाके खड़ा कर दो। उससे क्या होगा, उसको सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा कि हाँ सब आ गए, अब वो पीसफुल डेथ को प्राप्त कर सकता है। आगे हमने लिखा जो भी हम लोगों ने बात किया, नर्स में सी दैट हैव प्लेस टू टेक रेस्ट एंड हैव देयर मील्स, मतलब जो भी उसके साथ में आए हुए हैं या फिर रिलेटिव्स को हमने लेके आया उस पेशेंट के लिए, तो उनके खाने का भी हमें इंतजाम करना पड़ेगा। मतलब थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हाँ उसके रुकने की व्यवस्था हो रही कि नहीं हो रही, या उनके खाने पीने की व्यवस्था हो रही कि नहीं हो रही, ये थोड़ा सा हमें देखना है। इसके अलावा सिंपल सी चीज अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर द प्रेजेंस ऑफ फैमिली, मतलब किसी भी पर्सन के लिए उसके फैमिली से बड़ा उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता, है ना। फैमिली ही सबसे बड़ा सब्स्टिट्यूट होता है, फैमिली के अलावा और भी कोई सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। जैसे अगर आप लोगों की सिंपली अगर मैं आपको समझाने की बात करूं, तो अगर किसी पेशेंट का ज्यादा जिगरी या ज्यादा नजदीकी अगर कोई होगा तो उनका फैमिली मेंबर होगा, उसके फैमिली मेंबर के अलावा जो है उसकी फैमिली मेंबर की जगह नहीं ले सकता कोई भी। तो फैमिली मेंबर सबसे बड़ा क्या होता है, खुद ही एक बड़ा रोल होता है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता उस पेशेंट के लिए या किसी भी पेशेंट के लिए। आगे हमने बात किया, द रिलेटिव शुड बी गिवन इनफ टाइम विद द पेशेंट, मतलब क्या हुआ कि जो पेशेंट डाइंग पेशेंट है, मरने के बहुत ज्यादा नजदीक है, उस पेशेंट के लिए उसके रिलेटिव्स का उसके साथ टाइम स्पेंड करना, पर्याप्त टाइम स्पेंड करना बहुत जरूरी है। क्यों, क्योंकि वो पेशेंट अब बहुत जल्दी मरने वाला है, उस कंडीशन के अंदर उसके साथ थोड़ा टाइम बिताना उस पेशेंट के लिए भी जरूरी है और बाकी वाले लोगों के लिए भी जरूरी है, क्योंकि उस टाइम जो है उस पेशेंट को भी साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिलेगा और अपने को भी थोड़ा साइकोलॉजिकली जो है बूस्टर मिलेगा। आगे हम लोग बात करें, द डाइंग पर्सन में बी शिफ्टेड टू ए प्राइवेट रूम। अब हमें क्या करना है, जैसे ही वो पेशेंट जो है वो मरने के बहुत ज्यादा नजदीक है या मरने वाला है, उस वाली कंडीशंस के अंदर, क्योंकि हम लोग केयर भी ऐसे पेशेंट की कर रहे हैं जो बिल्कुल मरने के बहुत नजदीक है, उस पेशेंट को क्या करना है, अपने को प्राइवेट रूम के अंदर शिफ्ट कर देना है। उससे क्या होगा, जो दूसरे पेशेंट है उन पेशेंट को क्या नहीं होगा, डिस्टर्बेंस बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है कि वो उनको देखने से तो उसको डिस्टर्बेंस हो जाए, या फिर उनके रोने की वजह से डिस्टर्बेंस हो जाए, है ना, क्योंकि वो देखेंगे कि ये बस बहुत जल्दी मरने वाला है, तो दूसरे पेशेंट क्या हो सकते हैं, डिस्टर्ब हो सकते हैं, या फिर उनको आसपास वाले को रोते हुए देख के वो डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो हमें क्या करना है, उसको प्राइवेट रूम के अंदर शिफ्ट कर देना है। फिर हम लोगों ने सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट की बात की थी कि कौन कौन से वो सिम्टम्स आ रहे थे, पहले जो हमने कल की क्लास में जो सिम्टम्स पढ़े थे, उन सिम्टम्स का हमें यहाँ पे क्या करना है, मैनेजमेंट करना है, उन सिम्टम्स को हमें ठीक करना है। तो सबसे पहले सिम्टम्स आ रहे थे ब्रीदिंग से रिलेटेड, सांस लेने में जो प्रॉब्लम हो रही थी उन्हें सबसे पहले ठीक करेंगे। तो सांस लेने में क्या क्या प्रॉब्लम हो रही थी, एक तो रेस्टलेस वाली कंडीशन आ रही है, या ब्रीदिंग जो पैटर्न है वो शॉर्ट हो रहा था। क्या हो रहा था, शॉर्ट हो रहा था, मतलब 3 सेकंड के अंदर एक सांस लेनी चाहिए थी उसको पूरी, लेकिन वो क्या कर रहा है, 1 सेकंड में सांस लेने की कोशिश कर रहा है, या 2 सेकंड में सांस लेने की कोशिश कर रहा है, जल्दी जल्दी सांस लेने की कोशिश कर रहा है, उस वाली कंडीशन को बोला शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन थेरेपी उसको दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं, ऑक्सीजन थेरेपी। अगर ऑक्सीजन थेरेपी दी, उसको ऑक्सीजन इनहेल करवाया, तो उससे क्या होगा, ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगी और उसको सांस लेने में दिक्कत कम आएगी, तो वो उसका जो रेस्पिरेशन रेट है वो धीरे धीरे नॉर्मल पे आ जाएगा। ठीक है, या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके बेड को एलिवेट कर सकते हैं। उसका जो हेड पार्ट है, जो हेड पार्ट को अगर एलिवेट किया, हेड मतलब सिर, सिर को अगर एलिवेट कर दिया, तो उससे क्या होगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक थोड़ा स्ट्रेट पोजीशन में चला जाएगा, सीधा हो जाएगा। तो सीधे होने की वजह से क्या होगा, उसको इजीली सांस आएगा। ठीक है, या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, कीप द रूम वेल वेंटिलेटेड। हम रूम को वेंटिलेटेड करके रख सकते हैं प्रॉपर, उसके अंदर खिड़की दरवाजा खोल के, ताकि उससे क्या होगा, हवा आर पार होती रहेगी और रूम के अंदर नई ताजी हवा आती रहेगी, उससे पेशेंट को जो है ज्यादा ऑक्सीजन मिल पाएगी। और हम लोग क्या कर सकते हैं, क्राउड को कम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, क्राउड को कम कर सकते हैं। उससे क्या फर्क पड़ेगा, क्राउड को अगर हम लोगों ने कम किया तो उस पेशेंट को डिस्टर्बेंस नहीं होगा। फिर हमने आगे बात किया कि एज द सिक्रेशंस में पुल इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक, अगर सिक्रेशंस रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर चले जाए, सिक्रेशंस का मतलब हुआ जैसे अगर उस पेशेंट में जो है
अपने माउथ के अंदर जो कफ इकट्ठा हुआ था या थूक इकट्ठा हुआ था वो भी अगर अंदर की तरफ लेने की कोशिश करते हैं तो रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर चला गया, ट्रेकिया के अंदर चला गया, ब्रोंकाई के अंदर चला गया, लंग्स के अंदर चला गया, उस वाली कंडीशंस में उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो और ये मेजर कंडीशंस जो सिक्रेशन से रिलेटेड क्यों डेवलप होती है, इसका मेन कारण ये होता है कि उसका जो कफिंग रिफ्लेक्स है वो क्या होता है, डिसअपियर हो जाता है, मतलब उसको खांसी आना बंद हो जाता है। या फिर उसका जो गैग रिफ्लेक्स है निगलने से रिलेटेड है, जो माउथ के अंदर आया हुआ है, जो भी बलगम आया है उस बलगम को वो स्टमक में डालने के बजाय क्या करता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाने की कोशिश कर रहा है। उस वाली कंडीशन में क्या हो सकता है, उसके सीक्रेशंस वहाँ पे इकट्ठे ज्यादा हो सकते हैं। तो हमें क्या करना है, उस वाली कंडीशन के अंदर हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो है सक्शनिंग। क्या है, सक्शनिंग। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उस पेशेंट का सक्शनिंग करके उस म्यूकस को वहां से रिमूव करवा सकते हैं, कम करवा सकते हैं। ठीक है ना। आगे हमने लिखा कि इफ द क्लाइंट रिमेन इन द सेम पोजीशन, अगर एक क्लाइंट जो है लंबे टाइम तक एक ही पोजीशन में बना हुआ रहेगा तो वो कंडीशंस क्या डेवलप हो सकती है, उसके सीक्रेशंस वहां पे बढ़ सकते हैं और वो सीक्रेशंस माउथ के थ्रू होते हुए रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर जा सकते हैं, क्योंकि एक ही पोजीशन में है। तो जैसे ही मुंह के अंदर जो है थूक ज्यादा बना और वो थूक सीधा सीधा कहाँ चला गया, रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर चला गया, तो उसकी वजह से उसको कंडीशन डेवलप हो सकती है, उसको बोलेंगे हम लोग डिस्निया। डिस्निया का मतलब हुआ डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में तकलीफ। ठीक है, तो ये जो वर्ड है डिस्निया, इसका मतलब होता है डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। अगर आगे अगर मैं कहीं पे भी ये बोलूँ कि डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग को क्या बोलते हैं, तो आपको याद रखना है डिस्निया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्निया। तो डिस्निया का मतलब डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में तकलीफ। क्योंकि अगर सांस लेने के ट्रैक के अंदर बहुत ज्यादा सिक्रेशंस जमा हो गया है तो उसको सांस लेने में क्या रहेगा, तकलीफ रहेगा। तो हमें इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे हम लोग, तो नर्स को क्या करना है, सी दैट हिज पोजीशन इज चेंज फ्रीक्वेंटली। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपल सी एक ही काम कर सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग पेशेंट के पोजीशंस को बार बार क्या करवा सकते हैं, चेंज करवा सकते हैं। तो अगर पेशेंट बार बार पोजीशन चेंज करता रहेगा तो उसको डिस्निया वाली प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी और उसके अलावा जो सिक्रेशंस है वो भी ज्यादा इकट्ठे नहीं होंगे। ठीक है ना। तो हम लोग क्या कर दिया, उसकी पेशेंट की पोजीशन को चेंज कर दिया और वो भी बहुत जल्दी जल्दी, जैसे अगर 2 घंटे के बाद, हर 2 घंटे के बाद पोजीशन को चेंज कर दिया। तो ये काम हम लोग यहाँ पे ब्रीदिंग से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम है तो उसके अंदर कर सकते हैं। फिर हमने बात किया कि अगर उसको ईटिंग से रिलेटेड या ड्रिंकिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो अगर वो कुछ खा नहीं पा रहा है, पी नहीं पा रहा है, उस वाली कंडीशंस के अंदर, और कंडीशन भी ऐसी हमने देखी है एनोरेक्सिया वाली कंडीशन है, या तो उसको भूख नहीं लग रही है, एनोरेक्सिया का मतलब होता है भूख नहीं लगना, तो या तो उसको भूख ही नहीं लग रही है, या अगर भूख लग रही है, अगर कुछ खाया तो नोजिया वोमिटिंग वाली कंडीशंस रह रही है, या फिर वो पानी का एक निवाला भी नहीं ले पा रहा है ना, पानी का एक बूंद भी नहीं ले पा रहा, एक निवाला भी नहीं ले पा रहा। हमने बोला यहाँ पे चिप्स ऑफ वाटर, इसको बोलते हैं पानी का निवाला या पानी का एक बूंद, वो नहीं क्या नहीं कर पा रहा है, स्वेलो नहीं कर पा रहा है, अनएबल है स्वेलो करने में, निकलने के अंदर अनएबल है। उस वाली कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, उसको आईवी थेरेपी देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, आईवी फ्लूइड्स देना पड़ेगा, आईवी थेरेपी देना पड़ेगा। ये हमने लाइन लिखा आईवी। आईवी का मतलब होता है इंट्रावेनस, वेन के अंदर, है ना, कैनुला इंसर्ट करके आईवी सेट यूज करके फिर उसको आईवी थेरेपी के रूप में हमें फ्लूइड को देना पड़ेगा। इसके अलावा हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि अगर हम लोग उसको माउथ से कुछ नहीं दे पा रहे हैं तो फिर भी हमें क्या करना है, टी स्पून से उसको थोड़ा थोड़ा पानी पिलाने की कोशिश करना है। इससे क्या होगा, अगर हम लोगों ने टी स्पून से मतलब चम्मच से अगर पानी पिलाने की कोशिश की तो जो माउथ है वो सूखेगा नहीं, है ना, माउथ को थोड़ा मॉइस्चर मिलेगा, थोड़ा सूखेगा नहीं, उसको थोड़ा थोड़ा गीला रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टी स्पून से उसको पानी पिलाने की कोशिश करना है। और इसके अलावा हम लोगों को ओरल हाइजीन का ध्यान रखना है, मतलब अगर मुंह से कुछ खा नहीं रहा है, कुछ पी नहीं रहा है तो माउथ की केयर करना हमारे लिए बहुत जरूरी रहेगा। तो हमें ओरल हाइजीन का थोड़े थोड़े टाइम के अंदर ध्यान रखना है। गैस बंद कैसे हो गई इसमें? आवाज आ रही है? यस सर। नेटवर्क इशू की वजह से क्लास कट गया था। वापस पढ़ते हैं इस बात को। तो हमने बोल दिया कि अगर उसको ईटिंग से रिलेटेड या ड्रिंकिंग से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमने क्या बोल दिया, उस पेशेंट के अंदर उसको आईवी थेरेपी के रूप में क्या कर दिया, फ्लूइड को दे दिया। ठीक है ना।
और वो अगर वो फूड को टॉलरेट फिर भी नहीं कर पा रहा, फिर भी हमें क्या करना है, टी स्पून से उसको माउथ से थोड़ा थोड़ा पिलाने की कोशिश करना है, ताकि उसका माउथ जो है थोड़ा थोड़ा मॉइस्ट रहे और सूखे नहीं। ठीक है, ओरल हाइजीन का हमने बोल दिया कि ओरल हाइजीन का ध्यान रखना है, ओरल हाइजीन उसका फ्रिक्वेंटली करते रहना है। फिर हमने ये बोल दिया कि इम्यूलेंट्स लगाने ड्राइड लिप्स पे, किस पे, लिप्स पे इम्यूलेंट्स लगाने की कोशिश करना है। इम्यूलेंट्स का मतलब हुआ लिप गार्ड हो गया या ऐसी कोई जेली हो गया जो लिप्स को क्या करके रख सकते हैं, तो मॉइस्ट करके रख सकते हैं, गीला करके रख सकते हैं, सूखने से बचा सकते हैं, लिप्स के ऊपर गाव नहीं पड़े या होठ जो है वो फटे नहीं, उससे बचाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इम्यूलेंट्स का यूज करना पड़ेगा। फिर हमने बात किया कि डेंचर्स आर रिमूव, डेंचर्स का मतलब वो जो आर्टिफिशियल दांत है उनको क्या करना है, अपने को रिमूव करके रखना है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी पेशेंट जो है वो खाना जो है माउथ से नहीं खा पा रहा है, हम लोगों ने उसको आईवी थेरेपी दिया है, तो अगर हम लोग आईवी थेरेपी दिया है या मुंह से नहीं खा पा रहा है तो उसके दांतों का यूज वहाँ पे कुछ है नहीं, तो हमें क्या करना है, उसके दांतों को निकाल देना है और उसको सेफली रख लेना है। अगर जब रिक्वायरमेंट पड़ेगा तब उसको लगा देंगे, नहीं रिक्वायरमेंट पड़ेगा तो बाद में देखेंगे, पर फिलहाल के लिए क्या करना है, अपने को उसकी डेंचर्स को रिमूव करके रख देना है और सेफली उसको रख देना है। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा एलिमिनेशन से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, उसके बारे में हमने पढ़ा था कि अगर कॉन्स्टिपेशन वाली कंडीशंस है तो हम लोग कॉन्स्टिपेशन को ठीक करना है, रिटेंशन ऑफ यूरिन वाली कंडीशन उसको ठीक करना है। ये कंडीशंस मैं ऑलरेडी आपको पढ़ाऊंगा पूरी कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, रिटेंशन ऑफ यूरिन, इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन, स्टूल्स, ये सारे डिजीज कंडीशंस भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना, और फंडामेंटल के अंदर ही पढ़ेंगे, तो आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर ये कंडीशंस अगर डेवलप होती है पेशेंट के साथ तो अपने को क्या करना है, इन पेशेंट ये कंडीशंस को पहले तो कोशिश करना है कि ये डेवलप ही ना हो, पहले से ही प्रिवेंट करके रखना है। फिर भी अगर डेवलप हो जाती है तो इनका ट्रीटमेंट करने की कोशिश करना है और पेरिनियल केयर को करने की कोशिश करना है। पेरिनियल का मतलब हुआ जेनिटल ऑर्गन्स के आसपास का जो एरिया है उस एरिया को बार बार क्लीन करना है। क्यों? क्योंकि इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन वाली कंडीशन है, बार बार यूरिन जो है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप आउटलेट हो रहा है, या फिर स्टूल है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप आउटलेट हो रहा है, उस वाली कंडीशन में वो स्किन जो है वो थोड़ी खराब हो सकती है, स्किन के ऊपर बहुत ज्यादा ब्रेकडाउन हो सकते हैं। तो अपने को क्या करना है, स्किन को ब्रेकडाउन होने से बचाने के लिए पेरिनियल केयर अपने को करना पड़ेगा, उसके आसपास के एरिया को क्लीन करते रहना पड़ेगा। ठीक है, ये काम हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। फिर हमने बात किया था मोबिलिटी से रिलेटेड कि हम लोग अगर पेशेंट के मोबिलिटी को अगर इंक्रीज कर दें, मोबिलिटी का मतलब था उसके मूवमेंट्स को जैसे एक ही पोजीशन के अंदर बना ना रखे, उसको बार बार पोजीशन चेंज करवाते रहे, तो उसको अल्सर नहीं बनेंगे। क्या नहीं बनेंगे? अल्सर, किसी तरह का घाव नहीं बनेगा, उस पोजीशन के अंदर ज्यादा प्रेशर क्रिएट नहीं होगा। तो हम लोगों ने बोल दिया उसको बार बार क्या करना है, पोजीशन को चेंज करवाना है। फिर उसके सेंस ऑर्गन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स था उसको हमने ट्रीट कर दिया। जैसे अगर विजन से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसको कुछ भी करने से पहले उसको पूछा, टच किया और पूछा कि आप लोगों के साथ हम लोग ये ट्रीटमेंट करना चाहते हैं। या हियरिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसको पहले बोल दिया कि मतलब जितना जरूरी है उतना ही बोला। फिर विस्पर साउंड्स को हमने कम कर दिया, उसके अलावा साफ सुथरा बोला। उससे क्या होगा, पेशेंट को समझ में आएगा कि हाँ स्टाफ जो है वो ये बोलना चाहता है या ये ट्रीटमेंट हमारे साथ करना चाहता है। इसके अलावा हम लोगों ने रेस्ट और स्लीप से रिलेटेड पढ़ा कि पेशेंट को क्या करना है, पेन से मुक्ति दिलाना है, दर्द नहीं होने देना है। अगर दर्द नहीं होने देना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको प्रॉपर रेस्ट देना है और प्रॉपर स्लीपिंग दिलाना है। तो प्रॉपर रेस्ट अगर देना है और स्लीप देना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल सी चीज, अगर वो पेशेंट सो रहा है तो अपने को उसको डिस्टर्ब नहीं करना है, और अगर उसको रेस्ट देना है तो उसके ज्यादा उसके पास में जो उसके रिलेटिव्स जा रहे हैं उनको भी इंस्ट्रक्ट करना है कि आप लोग पेशेंट को डिस्टर्ब ना करो। जो उसको रेस्ट करने का टाइम है उस रेस्ट करने के टाइम पे स्ट्रिक्टली उसको क्या कर दो, बैन कर दो उनके विजिटर्स को कि आप लोग अभी उनके पास नहीं जाओगे, ये अभी इनका क्या है, आराम करने का समय है, बाद में जब भी टाइम मिलेगा तब जाना। ठीक है, तो ये हम लोग काम यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा क्लीनलीनेस और अपीयरेंस से रिलेटेड, अगर उसको कोई दिक्कत वाली कंडीशंस थी या दिक्कत नहीं भी है तो भी अपने को क्या करना है, उसकी केयर करना है। क्यों? क्योंकि अगर स्किन की केयर हम लोग नहीं करेंगे या बालों की केयर नहीं करेंगे, माउथ की केयर नहीं करेंगे, क्लॉथिंग की केयर नहीं करेंगे, तो हो सकता है कि इनकी केयर नहीं करने की वजह से कोई डिजीज कंडीशन डेवलप हो जाए। तो अपने को क्या करना है, इनकी स्किन की भी केयर करना है, इनके हेयर की भी केयर करना है, माउथ की भी केयर करना है और क्लॉथिंग की भी अपने को केयर करना है। तो ये सारी कंडीशंस आज हमने पढ़ी थी। पेशेंट की केयर कैसे कर सकते हैं हम लोग, डाइंग पेशेंट की केयर कैसे कर सकते हैं, जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था। आप लोगों के सीनियर क्लास में ऑलरेडी ये क्वेश्चन मेन एग्जाम में पूछा हुआ था। ठीक है, और लास्ट में हमने एक बात बोली थी, वियर ए मास्क फॉर योर सेफ्टी, खुद की सेफ्टी के लिए आपको क्या करना है, मास्क पहनना है। पहली बात तो घर से बाहर ही नहीं जाना है, और फिर भी अगर घर से बाहर जाते हो तो मास्क पहन के जाना है और डबल मास्क पहन के जाना है। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास हमारी, यहीं पे खत्म करते हैं। किसी को कुछ पूछना हो तो बोल सकता है, पूछना है कुछ? सर बाकी क्लास होगी क्या? हाँ, इसके बाद आप लोगों की साइकोलॉजी की क्लास भी होगी और एनाटॉमी की क्लास भी होगी। फिर सर जो है वो आप लोग माइक्रो की क्लास भी लेंगे। बोल रहे थे, कुछ पूछ रहे थे कोई? कुछ पूछना है सर हाँ, वो आप
आपने बताया था ना कि पेशेंट अगर एक साइड में सोता है तो उसके वो अल्सर हो जाते हैं। हाँ, बिल्कुल, अल्सर हो सकता है। क्या कहते हैं? उसको हम लोग मतलब डेक्यूबेटस अल्सर बोल सकते हैं, डेक्यूबेटस अल्सर, ओके। है ना। एक ही पोजीशन में अगर सोया हुआ है तो प्रेशर अल्सर भी बोल सकते हैं अपन लोग, बेड सोर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? बेड सोर बोल सकते हैं। बेड के ऊपर एक ही पोजीशन में लेटा हुआ है, उसके हाँ, ऊपर बेड। उसको हाँ। बेड सोर भी बोल सकते हैं। प्रेशर अल्सर भी बोल सकते हैं। अगर प्रेशर 32 जो उसका प्रेशर है, उससे जो अल्सर बेड सोर बोल सकते हैं, डेक्यूबेटस अल्सर बोल सकते हैं, या फिर अपन प्रेशर सोर बोल सकते हैं, है ना। और कोई डाउट किसी को? नो सर। ओके, वेलकम। थैंक यू सर। ओके, क्लास को यही खत्म करते हैं। थैंक यू ऑल। ओके सर। आप लोग बाकी की क्लास के लिए रेडी रहना। अभी आपकी क्लास 10-15 मिनट के बाद दूसरी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना। तो टाइम डाल देंगे सर कि कौन सी क्लास स्टार्ट होने वाली है, ठीक है।